नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट के जो 6 यूनिट है उसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या दो तरह के कंटेंट आप कह सकते हैं कि रखे गए। पहला कंटेंट है वेस्टर्न फिलॉसफी से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा पार्ट उसका आता है यूनिट 6 का ही, इंडियन लॉजिक से रिलेटेड। वेस्टर्न पार्ट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से बनते हैं। आपने देखे भी होंगे, किए भी होंगे। आपके अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे क्वेश्चंस है ना भी पढ़े हैं और आप जाके वहां से पढ़ भी सकते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन मेरे चैनल पे रखे गए हैं। इसमें जो नया कंटेंट है वो इंडियन लॉजिक का है, जिसमें न्याय फिलॉसफी है, उसको हमको पढ़ना है। वहां से क्वेश्चंस, हालांकि अभी 2-3 बार हुआ है नए सिलेबस पे पेपर, लेकिन क्वेश्चंस तो आ ही गए हैं। क्वेश्चंस देखिए बहुत आसान वहां से बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आपका फिलोसफिकल लॉजिक तैयार नहीं होगा तो आप उन क्वेश्चंस के साथ डील नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन केवल यही आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं, और भी आर्गुमेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड में हो, रिसर्च एप्टीट्यूड में हो। इनके लॉजिक को यूज करके, इनके कॉन्सेप्ट को यूज करके आप उनके साथ भी डील कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को आज पढ़ना है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक में मीन्स ऑफ नॉलेज। चलिए हम लोग ये समझे कि पहले मीन्स ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, ये कंटेंट में क्यों रखा गया। मीन्स ऑफ नॉलेज जो है ज्ञान के साधन। गौतम ऋषि जिन्होंने न्याय दर्शन दिया है, कह सकते हैं कि उसके फाउंडर हैं, उनके प्रणेता हैं गौतम ऋषि। इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को अक्षपाद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले कि न्याय दर्शन में देने का उद्देश्य क्या है। न्याय दर्शन अगर उन्होंने दिया तो जब तक हम इसके उद्देश्य को नहीं समझेंगे तो हम इसके कंटेंट को नहीं समझ पाएंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी में आपने देखा होगा कि ट्रू और फॉल्स, वैलिड और इनवैलिड की बात करता था, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। यहां भी वो बात की जाएगी, लेकिन यहां पर जो रूट होगा वो स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा। वहां पर जो रूट था वो फिजिकल था, है ना, मेटाफिजिक्स कह सकते। यहां पर अगर हम इसको आगे की तरफ ले जाएं न्याय दर्शन को, तो जो अक्षपाद दर्शन है, न्याय दर्शन है, उसमें ज्ञान एक शब्द आता है और कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है। अब ज्ञान की परिभाषा अलग है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो व्यक्ति ट्रू या फॉल्स, सत्य या असत्य का चयन आसानी से कर पाता है। सामान्य रूप से जो दर्शन शास्त्र है उसमें 6 तरह के भारतीय दर्शन पाए जाते हैं। उनमें से एक है न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता हैं गौतम ऋषि। इनको अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है, अक्षपाद नाम से भी उनको जाना जाता है, तो अक्षपाद दर्शन भी न्याय दर्शन को कहा जाता है। ये जो न्याय दर्शन है इसका भी उद्देश्य है सत्यता की कसौटी पे हम किसी चीज को कैसे कसें। सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम इस पे चर्चा करें। सूरज आपको दिख रहा है कि वो डूब रहा है और उदित हो रहा है, तो क्या प्रमाण है कि वो डूब रहा है, उदित हो रहा है? क्या वो ऐसा है? क्या आपको दिख रहा है वो वैसा ही है, अन्यथा नहीं? मीन्स
जो चीज दिखाई देता है क्या वही सही है या गलत है, या हम जो देख पा रहे हैं उसको परखने की कसौटी क्या है, उसका प्रमाण क्या है, वो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, इस दर्शन में दिखाई पड़ेगा। इस दर्शन को प्रमाण शास्त्र भी इसीलिए कहा गया है। मीन्स निष्कर्ष निकालने के लिए जिन प्रमाणों की आवश्यकता होती है उसे ही हम प्रमाण शास्त्र कहते हैं। प्रमाण शास्त्र की चर्चा करने से पहले हम लोग यहां पर थोड़ी सी चर्चा, है ना, प्रमाण शास्त्र मतलब एपिस्टेमोलॉजी, इस पे हम लोग चर्चा करें। इससे पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा ज्ञान के साधनों पे कर रहे, हालांकि ज्ञान के जो साधन है वही तो प्रमाण शास्त्र हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर न्याय फिलॉसफी में महर्षि गौतम ने बताया है कि न्याय जो है, जो ज्ञान है, वो दो तरह से प्राप्त करते हैं आप। एक तो अनुभव आधारित ज्ञान होता है और दूसरा ज्ञान होता है स्मृति आधारित ज्ञान। ठीक है, तो जो अनुभव आधारित ज्ञान होता है उसके दो पार्ट इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से पार्ट हैं आप देख रहे होंगे, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान, वैलिड नॉलेज या इनवैलिड नॉलेज। यथार्थ ज्ञान क्या होता है? मान लीजिए एक एग्जाम्पल, चिर परिचित एग्जाम्पल है, वो आप सब जानते हैं। सड़क पे अगर कोई रस्सी पड़ी हुई है, आप अगर थोड़ा सा धुंधला है, थोड़ा सा अंधेरा है और उस रस्सी को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ये स्नेक तो नहीं है, कहीं ये सांप तो नहीं है ना, आप जो है भ्रम में आ जाते। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि सड़क पे रखी गई रस्सी को आप सांप समझ लें, इसका मतलब आपके पास जो नॉलेज है वो अयथार्थ है, इनवैलिड नॉलेज है। जो जानकारी है वो सही नहीं है। हां, अगर रस्सी को रस्सी ही समझें आप, सांप ना समझें, और ये पता कर लें कि नहीं ये रस्सी है, सांप नहीं है, इसको आप बोलते हैं वैलिड नॉलेज। मीन्स जो जिस रूप में है वो उस रूप में समझा गया। हालांकि जो अयथार्थ ज्ञान है वो एक व्यापक संकल्पना है और जो यथार्थ ज्ञान है वो एक संकीर्ण संकल्पना है। क्योंकि अयथार्थ ज्ञान, जाहिर सी बात है, आपको थोड़ा सा सावधानी रखना होगा, तो इसका भी सहारा लेना ही होगा। यार हो सकता है वो रस्सी कहीं सांप ही हो, तो आप निश्चित दूरी बनाकर वहां से निकल लेते हैं सावधानी के लिए। यथार्थ ज्ञान को प्रमा बोला गया है और ये वैलिड नॉलेज कैसे प्राप्त किया जाए, किन साधनों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, उसी को प्रमाण बोलते हैं। प्रमा शब्द है और उसमें आप प्रमाण, प्रमा से ही प्रमाण बना। न्याय दर्शन में ज्ञान के स्वरूप को प्रकाशमय माना गया है। जिस प्रकार दीपक अपने पास रखे सारे वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान जो है उससे किसी वस्तु का या किसी प्रमेय का, किसी सब्जेक्ट का प्रकाशवान होना निश्चित है, अगर वास्तविक ज्ञान है वहां पर तो। और ज्ञान का जो दूसरा गुण है वो आपके व्यवहार को आश्रय प्रदान करता है, आपके बिहेवियर को डील करता है। आपका व्यवहार अच्छा है, खराब है, इसका जो निर्धारण होता है वो ज्ञान के द्वारा ही होता है।
तीसरा गुण ज्ञान का जो है, जो इसके स्वरूप का जो गुण है, वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, वो केवल एक जीवंत आत्मा में पाया जाता है। ज्ञान एक आत्मा का गुण है, जीवंत आत्मा का गुण है। हां, कोई व्यक्ति अगर कोमा में है तो उसे ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान लेने युक्त जो इंद्रियां हैं वो नहीं होती। वो सूंघ नहीं सकता, वो देख नहीं सकता। मीन्स हमारी जो पांचों इंद्रियां और हमारी जो छठी इंद्री है, जिसे हम मनस बोलते हैं, मन बोलते हैं, वो छीण हो गई होती हैं, लुप्त हो गई होती हैं, जिससे हमें ज्ञान के स्वरूप का भान नहीं होता, आभास नहीं होता, उसे हम समझ नहीं पाते। यहां पर जो यथार्थ ज्ञान है, वैलिड नॉलेज, अगर आप रस्सी को रस्सी के रूप में देखते हैं तो वो वैलिड नॉलेज है, और अगर आप रस्सी को सांप के रूप में देखते हैं तो उसे इनवैलिड नॉलेज कहा जाता है। देखिए, हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे, अब इनवैलिड नॉलेज से वैलिड नॉलेज का कंपैरिजन करते हुए वैलिड नॉलेज तक पहुंचेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इनवैलिड नॉलेज। इनवैलिड नॉलेज में क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? तीन पार्ट। कौन कौन से? पहला पार्ट है संशय, दूसरा पार्ट है भ्रम, और तीसरा पार्ट है हाइपोथेटिकल रीजनिंग। देखिए, जो भ्रम है, संशय है और जो तर्क है, तीनों चीजें दिखाई दे रही है नीचे। यहां पे देखिए, ये है संशय, ये है भ्रम, ये है तर्क। किसके पार्ट हैं ये? इनवैलिड नॉलेज के पार्ट। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये जो अयथार्थ ज्ञान है, इनके अंदर ये तीन स्थितियां जो बन रही हैं, वो किस प्रकार की स्थिति होगी? प्रश्न यहीं से बनाए जाते हैं। जो डाउट होता है, जो संशय होता है, वो दो कोटियों के बीच में पाया जाता है। जैसे दूर कोई वस्तु दिखाई दे आपको, मीन्स मान लीजिए कि दूर कोई आदमी खड़ा है, वो इतना लंबा है कि आप उसे देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे वो आदमी है या खंभा है। मीन्स यहां पर कंफ्यूजन है। हाँ, या खंभा हो सकता है, नहीं तो वो आदमी। हाँ, इनमें से कंफर्म है। और आप जानते ही हैं कि जब प्रश्न करते हैं तो वहां ये संशय बहुत होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में संशय की स्थिति बहुत होती है। कैसे? दो ऑप्शन आप निकाल देते, कहते बी और डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। जब आपके ज्ञान में कमी होती है तो दो को में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको संशय वहीं पर अपनाना पड़ता है। संशय के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करते, डाउट करके। भैया ये दोनों तो हो नहीं सकते, जो दो बचे हैं इनमें से चाहे ए होगा चाहे सी होगा। अब कंफ्यूजन है यार, पढ़ा तो था लेकिन यहां पर कंफ्यूज हो गया यार, ए होगा या सी होगा। इसे बोलते हैं डाउट। जब आप वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो और वहां पर संशय की स्थिति हो जाए, दो कोटियों के बीच में, उसे भी अयथार्थ की कोटि में आप रखते हैं, अप्रमा कह सकते। समझ गए होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, दो कोटियों के बीच में प्रश्न यहीं से बन सकता है। इसी प्रकार भ्रम। भ्रम क्या है? भ्रम वही स्थिति है कि आप भ्रमित हो जाते हैं कि ये जो रस्सी है, कहीं यही तो सांप नहीं। और जब भ्रम होता है तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। रस्सी को सांप समझ लें तो आपका बचाव है, लेकिन अगर आप सांप को रस्सी समझ लें, सांप पड़ा हुआ हो और उसे आप रस्सी समझ लें, अतिशयोक्ति हो जाएगी आपके साथ, है ना? वो स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होगी। ऐसी भ्रम की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं। देखिए, यहां पर जो तर्क है, बहुत लोगों को यह बात शायद
समझ में ना आए या अच्छी ना लगे कि सर तर्क को भी इनवैलिड नॉलेज कहा गया है। हम जिस तर्क पे अपनी बातों को रखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस तर्क को भी देखिए अयथार्थ ज्ञान में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो तर्क है, ये जो तर्क, ठीक है, यहां पर यह जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, यह अयथार्थ ज्ञान है। कैसे? हम तर्क के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तर्क के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। तर्क अच्छे भी हो सकते हैं, तर्क बुरे भी हो सकते हैं, कुछ लोग कुतर्क कह सकते हैं, लेकिन है तो वो अप्रत्यक्ष ना। तर्क आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपने तर्क दिया है ना, कि कोई व्यक्ति दूर धुआं देखकर कहता है कि यार वहां धुआं उठ रहा है, वहां आग लगी होगी या आग लगी है। लेकिन हमेशा तर्क सही नहीं होता। हो सकता है कि जो आपने धुआं देखा हो वो धुंध हो, है ना, फॉग हो, जो आपको धुआं प्रतीत हो रहा हो, तो आपका तर्क, आग होने का जो तर्क है वो फेल हो जाता है। वह प्रमाण वास्तविक प्रमाण नहीं माना जाता है। आपका प्रमाण ज्ञान के साधन के रूप में असफल माना जाता है ना। लेकिन फिर भी हम तर्क देते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं तर्क के द्वारा निश्चित ज्ञान नहीं प्राप्त होता हमेशा, इसीलिए इसे अप्रमा की कोटि में रखा जाता है। इसकी जो कैटेगरी होती है वो इनवैलिड होती है। हां, अब यहां पर देखिए, ज्ञान के दो पार्ट आपने देखे थे ना, अनुभव आधारित ज्ञान और स्मृति आधारित ज्ञान। जो मेमोरी होती है, जो स्मृति होती है, उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। कल हमने देखा था कि जब मम्मी खाना बना रही थी, तो कल हमने देखा था कि उनकी अंगीठी से धुआं निकल रहा था। यह उसी प्रकार का ज्ञान था, मीन्स आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप में आप उसे यहां पर रख नहीं सकते, प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकते। इसीलिए अनुभव आधारित ज्ञान में स्मृति को नहीं रखा गया है। मिथ, यथार्थ और अयथार्थ की कोटि से भी इसे बाहर रखा गया है, क्योंकि वो मेमोरी है। हालांकि वो ज्ञान है, क्योंकि इसी स्मृति के बेसिस पे तो आप यूजीसी नेट में जा रहे हैं एग्जाम देने, या किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं इसी स्मृति के बेसिस पे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो अब यह प्रश्न आता है कि तो यह जो यथार्थ ज्ञान है, जो प्रमा है, वो होता क्या है? प्रमा को समझने के लिए तीन विशेषताएं न्याय दर्शन में बताई गई। पहली विशेषता है प्रेजेंटेटिवनेस। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, अनुभव आधारित, प्रेजेंटेटिव लिख लीजिएगा आप। अब प्रेजेंटेटिवनेस क्या होता है, अनुभव आधारित क्या होता है? अनुभव के तत्व, जिस चीज को, अगर मेरे सामने ये पेन पड़ा हुआ है तो हम इसका अनुभव कर पा रहे हैं। आपके सामने घड़ा है तो घड़े को साक्षात आप देख पा रहे हैं। प्रेजेंट होना चाहिए तो वो साक्षात ज्ञान होगा या यथार्थ ज्ञान होगा, या उसे प्रमा की कोटि में रखा जा सकता है। दूसरी चीज डेफिनेटनेस। क्या होता है भाई डेफिनेटनेस, जरा इसे समझ लीजिए।
डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस क्या होता है? निश्चित ज्ञान। डेफिनेटनेस का मतलब होता है जो असंदिग्ध हो, जो डेफिनिट हो, दिखाई दे रहा हो, निश्चित है वो। अगर यहां पर घड़ा है तो वो है, निश्चित है। और जब तक उस निश्चितता का बोध, उस डेफिनेट होने का बोध नहीं होगा, तब तक वो प्रमा नहीं कहलाएगा। मीन्स या देखिएगा, भ्रम में अभी आपने जो भ्रम देखा ना, यहां पर जो संशय देखा ना, इस संशय का काट है प्रेजेंटेटिवनेस। डाउट है, मीन्स अब वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो डाउट है ना। लेकिन जहां आपने डाउट को प्रेजेंट में रखा, वो प्रेजेंटेटिव हो गया, और जब प्रेजेंटेटिव हो गया तो संशय खत्म, तो वो अयथार्थ ज्ञान अप्रमा प्रमा बन गया। दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको यहां पर भ्रम दिखाई दे रहा है ना, ये स्थिति आपकी भ्रम की है, एरर की है। एरर कब तक नहीं रहेगा? जब तक वहां पर इनडेफिनिट रहेगा, इल्यूजन। अब भ्रम की जब वो चीज डेफिनिट हो जाएगा, धुंध में आदमी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब दिखाई दे रहा तो डेफिनिट, हां अमुक व्यक्ति है, दिखाई देने लगे। ठीक है, तो आप वहां पर कई बार ऐसा भी होता है, यार इस लड़के को मैंने कहीं देखा है, ये मेरे नवोदय का लड़का था, या मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैंने उसे देखा था। आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन जब ये भ्रम आपका दूर होता है, नहीं यार ये मेरे इंजीनियरिंग में मेरा दोस्त था, तो आप वहां पर डेफिनिट हो गए। आपकी जो भ्रम की स्थिति है वो खत्म हो गई। और ऐसी स्थिति जहां आपको तर्क करने की जरूरत ही न पड़े। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तर्क हाइपोथेटिकल रीजनिंग। तीसरी स्थिति जो बन के आती है, वो तीसरी स्थिति होगी आपकी फेथफुलनेस। फेथफुलनेस, ठीक है। फेथफुलनेस का मतलब ही होता है यथार्थ तत्व। अब देखिए, फेथफुल होना चाहिए वो, यहां से एकदम निश्चित ज्ञान होना चाहिए। निश्चित ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, जो भी हम कह रहे हैं बहुत विश्वसनीय है। आप आंख बंद करके पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम फेथफुल है। कोई भी थ्योरम फेथफुल है, उसको किसी ने मान्यता दी हुई है। तो जब कोई फेथफुलनेस आता है, जब होता है फेथफुल होता है, तो वहां तर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसे आप तर्क से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। मीन्स प्रेजेंटेटिवनेस, डेफिनेटनेस और फेथफुलनेस, अगर ये तीनों चीजें प्रमा के पास होंगी, तो हमारे पास संशय, भ्रम और तर्क करने की जो स्थिति है वो उत्पन्न ही नहीं होगी। मीन्स अयथार्थ ज्ञान नहीं होगा। और जब अयथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तो हमें यहां पर किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा? प्रमा की स्थिति बनेगी और यथार्थ या वैलिड नॉलेज हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो जो वैलिड नॉलेज है, इसको प्राप्त करने के लिए जो साधन बनाए गए हैं, जो प्रमाणों की जरूरत पड़ी है, उसको आपके कंटेंट में रखा गया। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमति, तीसरा शब्द और चौथा उपमिति। हम लोग एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है, आप बने रहिए।
है ना। और ये यहां से क्वेश्चन विश्वास करिए आपका यूजीसी नेट से बचेगा नहीं, अगर क्वेश्चन यहां से आएगा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रत्यक्ष के साथ। धन्यवाद।